हम नई शिक्षा नीति लाए। पहली शिक्षा नीति आजादी के बाद आई है जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाए। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति बदल गई है या उनका सोच बदल गया है। खैर जो भी हुआ, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाए हैं कि इसका विरोध करोगे तो लोग उनका विरोध करेंगे, इसलिए विरोध नहीं किया है। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाए और 3 नए आपराधिक कानून भी हम लेकर आए। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 कानून 160 साल बाद पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणालिका को भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी, और वो कानून जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वो कानून को समाप्त कर हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसका करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आप तो कई साल तक, अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी, और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जागरूकता थी। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। मान्यवर, इतना बड़ा छल। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं, कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, ये प्रति जो लेकर घूमते हैं, इसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ लें। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा
कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। जो प्रति लेकर घूमते हैं ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा गया। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, संविधान कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके भी मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा दलों के जवान, वो हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर जान देने के लिए तैयार है। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए 1 इंच भूमि के लिए। और मान्यवर, किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल 1 अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में हमारे भूभाग की व्याख्या की गई है, इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक टापू था, कच्चातीवू टापू। वो टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट कर वन फाइन मॉर्निंग लंका को दे दिया गया। मान्यवर, चलो भाई, बहुमत था आपका, मान लो ऐसे भरोसे से किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी ये आर्टिकल 1 का बदलाव आज तक नहीं आया है और वो हमारा भूभाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। मान्यवर, ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा संविधान के साथ नहीं किया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता है। 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। अब दाखिल तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दोनों सदन की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए ली। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे हैं। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। एक पूरा 35A डाल दिया संसद संविधान में, पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। देश का भूभाग दे दिया, पार्लियामेंट के साथ विषय ही नहीं आया। किस प्रकार से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से आपने देश को चलाया है, ये देश की जनता को आज इस बहस से मालूम पड़ना चाहिए। मान्यवर, आपातकाल, अभी बड़ी बड़ी उदात्त भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्यवर, क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया, मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाले, चुनाव नहीं कराना था। और मान्यवर, जब
पार्लियामेंट जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब, कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। मान्यवर, डीओ ड्राफ्ट जो होता है वो कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्रालय से आता है। कैबिनेट मंत्रालय में डीओ ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू जाता है, मगर आज कैबिनेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैबिनेट मंत्रालय में मैं तो छोटा था मान्यवर, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती तो मेरा भी सौभाग्य होता, पूरे 19 महीने इसके विरोध में मैं जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे पड़ी? मैं बीना का गीतमाला सुनता था, बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का क्यों गीतमाला क्यों नहीं आती। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा, किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने। साहब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें मान्यवर, इस प्रकार की कृति, ऐसा दंड दिया देश की जनता ने उनको कि अब स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कृति कोई न करे, इसलिए ये बहस जरूरी है। और मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिन मनाने की बात रखी तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, क्या जरूरत है संविधान दिन की, 26 जनवरी तो है। बोले, भाई संविधान को जितनी भी बार स्मरण करोगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़। और मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं। मान्यवर, उस वक्त आज ही मुझे किसी शायर ने दुष्यंत कुमार की पंक्ति भेजी है इमरजेंसी के लिए। मैं ज्यादा भाषण इमरजेंसी पर करना नहीं चाहता, परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उसको नाम पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं संविधान। दुष्यंत कुमार जी की कविता है मान्यवर, इंदिरा जी को समर्पित है। मान्यवर, जब संविधान बन रहा था, संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आजाद हो गए थे, आजाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं बना था। हम तो हजारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश हैं। हाँ, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गए, आजादी मिली, आगे देश कैसे चले इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट में चर्चा में आया कि अब देश का नाम क्या हो। अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द होंगे यूरोप में, वो शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए तब इस पर चर्चा हुई और अब उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंददास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा।
खैर मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चलेगा। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वही सोच से चलना है। और मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है, किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे, नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है। और मान्यवर क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, राजपथ जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया, शर्म के मारे में स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा। मान्यवर नेवी का चिन्ह जो देकर गए थे वही चलता था, हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के चिन्ह को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित कर नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे वो 345 हजारों साल पुराने हमारे मूर्तियां और आर्टिकल्स, उसको वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा देश अंग्रेजी में चले, ऐसे षड्यंत्र चले इतने सालों तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। मान्यवर मातृभाषा में आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे, पहले आप जिनके साथ बैठे हो उनके शासन में तमिल में आईएएस आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे। आज तमिल मीडियम में बड़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ये व्यवस्था हमने करी। मान्यवर अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रखे थे वो छोड़कर गए थे। सुभाष बाबू ने जब अंडमान निकोबार जीता तब उन्होंने नामकरण किया था शहीद और स्वराज, उसको भुला दिया गया। आजादी के बाद फिर से अंग्रेजों का नाम वापस लाए, नया न रखो कोई बात नहीं भाई, सुभाष बाबू ने रखा निकाल दिया, हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज दोनों वापस लाने का काम किया। ल्यूटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग करा। डेलहाउसी रोड का नाम दारा सिकोह के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह वही खाता लेकर आज जब बजट देती है तब पूरे देश भर के भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद होता है। मान्यवर 1500 से ज्यादा पूरे नए कानूनों को हमने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावे कुछ नहीं किया। हजारों जगह पे गांधी नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे और किसी का नहीं। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया। मान्यवर हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया, जवाहरलाल जी से लेकर
नरेंद्र मोदी जी के पहले जितने बने वो सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन कवन को हमने दिखाने का काम किया। वहां पहले सिर्फ जवाहरलाल जी का मिशन, G20 की अध्यक्षता हमने की और भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को हमने प्रोत्साहित। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी उज्जैन शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम पीछे नहीं गए ऐसा, वो मानते थे पीछे चले जाओगे, पीछे नहीं गए थे, नहीं गए पीछे। तो आप छोड़कर गए थे, आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11 पे लाए, फिर 11 से नीचे नहीं गए, देश पर बड़ा उपकार किया। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लाए और 27 में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। मान्यवर, अभी अभी कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने की फॉर्मूला दिखाई पड़ती है। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर छाती चौड़ी कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है। मान्यवर, इनका कहना और करना दोनों अलग है। मान्यवर, आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना, मैं प्रक्रिया बताता हूं। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई, एक सेकंड। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, अब कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है, फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण इन्होंने लाइब्रेरी में रख दिया। और मान्यवर, अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कमीशन ही इसलिए बनाया गया क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकारा नहीं, और 80 में मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया, किसी ने इसका अमल नहीं किया। अमल कब हुआ? जब 90 में इनकी सरकार गई तब अमल हुआ। और मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 90 में, अरे सुनिए मान्यवर, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जब स्वीकार किया गया, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमान राजीव गांधी। मैंने राजीव गांधी जी के सभी भाषणों को खंगाला। सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध करने के लिए किया है। और इन्होंने कहा पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार है। मान्यवर, राजीव गांधी की स्पीच भी, श्री राजीव गांधी की स्पीच भी
लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लोकसभा की स्पीच निकलवा कर नहीं पढ़ते। जयराम जी पढ़ लीजिए एक बार। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मान्यवर? ओबीसी कमीशन को नरेंद्र मोदी जी ने मान्यता दी, पिछड़ा वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, जेई उसमें ओबीसी का आरक्षण किया। और इन्होंने क्या किया? अभी भी ये तो सब नेहरू जी, इंदिरा जी और अब भी चलता रहता है। एक इन्होंने क्या किया? झूठ बोलना शुरू किया।